हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल लिविंग डीआरएक्स। मैं हूं डॉक्टर पूजा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में कि कपालभाति प्राणायाम को कैसे करते हैं सही तरीके से और इसको करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, साथ ही साथ इससे कौन कौन से रोगों में क्या क्या फायदे होते हैं एंड द वेरी लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किन किन रोगों में इसे नहीं करना चाहिए, मतलब किन किन रोगों में ये पूर्णतः वर्जित है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कपालभाति प्राणायाम क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हेल्दी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। कपाल मतलब होता है सर, हेड, और भाति मतलब शाइनिंग, चमक। सो जो लोग भी कपालभाति प्राणायाम को करते हैं उनकी पूरे फेस पे शाइनिंग आने लग जाती है, स्किन अच्छी हो जाती है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम जो होता है हमारी बॉडी से 80% जो गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, उसे रिमूव करता है। साथ ही साथ ये हमारे लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ये हमारे फेफड़ों का विस्तार करता है। इसके अलावा ये हमारे एब्डोमेन की जो मसल्स होती हैं उनको भी काफी स्ट्रेंथ प्रदान करता है। सो जिन लोगों की कोर मसल्स वीक हैं या फिर जो लोग ध्यान लगाना चाहते हैं, जिनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कपालभाति प्राणायाम का पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम आपको प्रिपेयर करता है कि आप अपनी ध्यान की प्रैक्टिस कैसे कर सकें और ध्यान को एकाग्र कैसे कर सकें और उसमें मन कैसे लगा सकें। सो उसे पहले करना ज्यादा जरूरी है। और कपालभाति प्राणायाम जो होता है ये हमारी बॉडी की पूरी शुद्धि करता है, साथ साथ ये हमारे बॉडी के अंदर की जो गंदगी तो हटाता ही है, प्लस हमारे मन को भी शांत करता है। इसके अलावा इसके अनगिनत फायदे हैं। ये ब्रीदिंग, जिनको एस्थमा या दमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है और काफी फायदेमंद है। अब जानते हैं कि चलिए इसको सही तरीके से करते कैसे हैं। कपालभाति प्राणायाम जो होता है उसमें यूजुअली हमें अपनी सांसों को बलपूर्वक छोड़ना होता है, दैट मीन्स फोर्सफुली एक्सेल करना होता है, और इसमें शॉर्ट एक्सेल होता है, बहुत लंबा नहीं। और जो इनहेल होता है वो पैसिव होता है, मीन्स इनहेल करते वक्त आपको कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कर लेती है। साथ साथ इसमें जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो हल्का सा पेट ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ खींचता है, जिसे कहते हैं एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करता है अंदर की ओर। तो उसमें भी कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, स्वतः होगी वो सारी क्रिया। आपको सिर्फ अपनी सांसों को छोड़ने पे फोकस करना है, साथ साथ अपनी पेट यानी एब्डोमेन पे फोकस करना होता है इसको करते वक्त। और जो भी विचार आ जा रहे हैं उसे आने जाने देना होता है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। ध्यान आपका लगेगा आपकी सांसों को छोड़ने में, और लेने की क्रिया स्वतः ही हो जाएगी। और इसमें मैं आपको पहले करके दिखाऊंगी कि एक नॉर्मल जो कपालभाति प्राणायाम होता है वो कैसे किया जाता है। और अगर आप बिगनर हैं, कपालभाति प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये बात जरूर ध्यान में रखें कि कपालभाति प्राणायाम करते वक्त आपको 10 मिनट से ज्यादा यानी 30 काउंट से ज्यादा शुरुआत में नहीं करना है। शुरुआत में पहला हफ्ता जो है आप 30 काउंट पे ही रहें, उसके बाद धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे 100 कर सकते हैं, 100 का काउंट कर सकते हैं, फिर 200, और मैक्सिमम एक दिन में 500 से ज्यादा कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि राइट तरीके से यानी सही तरीके से इसे कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मन को एकाग्र करें, शांत करें और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। अगर चाहें तो ध्यान मुद्रा। इसे करने की 3 पोजेस होते हैं, चाहे तो आप सुखासन में बैठे या पद्मासन में या फिर वीरासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन जैसे मैं बैठी हूँ, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोज होता है सुखासन। अगर आप बिगनर हैं, अभी तक आपने इसको नहीं किया है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इसे सुखासन में बैठकर ही करें। और अगर आप काफी समय से करते आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि सीखने के लिए कि क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं, तो आप चाहें तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति करते वक्त अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे, जो इंडेक्स फिंगर है उसे थंब में कनेक्ट करें और हाथ ऐसे रखें, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। एंड देन मन को एकाग्र करके, शांत करके आंखें क्लोज करेंगे और सांसों को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और इनहेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें सिर्फ शॉर्ट जो ब्रेथ है उसे बाहर छोड़ना है। पेट को कुछ भी, आपको पेट को अंदर बाहर तेजी तेजी बहुत लोग करते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे करना है।
तो ये मैंने अभी आपको 30 काउंट्स करके दिखाए। करते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है आपकी स्पाइन एकदम सीधी यानी इरेक्ट होनी चाहिए। बहुत लोग इसे गलत तरीके से भी करते हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगी ताकि आप उसमें अंतर कर पाए कि क्या सही तरीका है और क्या गलत है। बहुत लोग फ्रेंड्स से करते वक्त इस तरीके से बैठते हैं और इस तरीके से बैठ के उनका जो एब्डोमेन है वो पूरा मुड़ने लगता है, जो ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, वो बिल्कुल इस तरीके से संकुचन की अवस्था में हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उनके ऑर्गन्स को। कपालभाति प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की वृद्धि करता है। अगर आप इस तरीके से झुक के बैठेंगे बिल्कुल स्लाउच होके, तो उस सिचुएशन में आप अगर करेंगे तो देखिए कैसे होगा, तो जो क्रिया है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी और उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग इसे करते हैं और कहते हैं कि मैं तो इसे साल भर से कर रहा हूँ या 1.5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी भी रोग में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण फ्रेंड्स ये होता है कि क्योंकि वो इसे सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें इसका पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसे सही ढंग से अगर करेंगे तो 100% आप पूरी तरह से लाभान्वित होंगे और आप इसका फायदा उठा सकेंगे। बहुत लोग इसे करते वक्त अपनी कंधों को लिफ्ट अप करते हैं, उठाते हैं लाइक ऐसे, तो ये भी गलत क्रिया है। इस तरह से करने पे आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आपके कंधों में या गर्दन में दर्द हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप पीठ को झटका देके करते हैं तो ये भी गलत है, इससे आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। और बहुत लोग करते हैं उन्हें लगता है कि पेट अंदर बाहर करना है, जबकि पेट में कुछ भी जोर नहीं लगाना होता। ये जो आपके एब्डोमेन कंट्रैक्शन की क्रिया है ये ऑटोमेटिकली होती है। सो कुछ लोग इस तरह से करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बहुत लोग करते वक्त चेहरे पे अजीब तरह की भाव भंगिमाएं भी बना देते हैं, जैसे कि आईब्रोज को सिकोड़ना, नाक को चढ़ाना, जैसे ये भी गलत है। इस तरह से नहीं। जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपका फेस में प्रसन्न चित्त मुद्रा होनी चाहिए। देखें एक बार फिर से कि सही तरह से कैसे करते हैं। So this is the right टेक्निक करने की, सिर्फ सांसों को बाहर छोड़ना है। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक, कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। करते वक्त आप बीच में अपने पेट पे हाथ लगाएं कि आपका पेट स्वतः कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, जैसे कि मैं कर रही हूं। तो इससे आपको पता चलेगा कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, कोई भी फोर्सफुल तरीके से गतिविधि नहीं होगी। और चाहे तो आप अपनी नाक के नीचे भी हाथ लगा के देख सकते हैं कि जो स्वतः एक्सेल हो रहा है, यानी सांस को छोड़ा जा रहा है तेजी से, वो हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से चेक करेंगे कि मुंह से नहीं छोड़नी, सांस नाक से करनी है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा ऐसे। पहले एक लंबी सांस बाहर भीतर लेंगे, फिर क्रिया को शुरू करेंगे इस तरीके से। जिन लोगों को अब जानते हैं कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ये तो हुआ करने का सही तरीका। जिन लोगों को साइनस एलर्जी, आपका एलर्जिकल राइनाइटिस या फिर नजला, जुखाम जैसी, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए कपालभाति बहुत ही अच्छी क्रिया है और उन्हें इसे करना चाहिए, क्योंकि ये षटकर्म का योग माना जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो जब आप करेंगे तो आपकी जो नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइनस है, आंखों की दृष्टि बढ़ेगी, जिन लोगों की आई साइट वीक है उनको आई साइट में फायदा होगा। साथ ही साथ जिनको गले के रोग है या टॉन्सिलाइटिस है, उन सब में भी काफी फायदा होता है। जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर रिंकल्स हो रही हैं, स्किन में पिगमेंटेशन है, क्योंकि ये कपालभाति स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये उससे आपके चेहरे पे चमक बढ़ेगी, कांति बढ़ेगी, आपके बालों का जो झड़ना है वो रुक जाएगा। ओवरऑल आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ जिन्हें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनका स्टमक बहुत ही सेंसिटिव होता है, जरा सा कुछ खाया नहीं कि पेट गड़बड़ हो जाता है, उस सब समस्याओं में बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये आपके एब्डोमेन की जो भी मसल्स होती हैं, कोर मसल्स होती हैं, उन्हें स्ट्रांग करता है, उन्हें ताकत देता है। साथ साथ जिन लोगों को पेट में गैस्ट्रिक की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, जिन लोगों को एसिड बहुत ज्यादा बनता है या मरोड़ इस तरह की समस्या है, पेट में दर्द उठता रहता है, पेट ढंग से साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभदायक क्रिया है। ओवरऑल पूरे बॉडी को आपको एकाग्रचित करने के लिए, आपकी बॉडी से नेगेटिविटी हटाने के लिए, टॉक्सिन्स रिलीज करने के लिए कपालभाति प्राणायाम अपने आप में एक बहुत ही सुंदर क्रिया है, जिसे अगर आप एवरीडे यानी डेली प्रैक्टिस में लाते हैं
तो आपको बहुत सारे लाभ मतलब मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग मतलब जिन लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो इसे जैसे मैंने अभी बताया कि 30 काउंट से ज्यादा ना करें। बहुत पहले दिन बहुत ज्यादा करने से कभी कभी आपको दर्द शुरुआत में आपकी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं स्टमक में, तो दर्द का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लिमिटेड करके करेंगे, जैसे 30 एवरीडे 30 लाइक इन एक हफ्ते तक ऐसा करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो आपको ये सब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि किन किन रोगों में कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं है। वो सोचते हैं कि हर रोग में, ऐसा नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर आप ये प्राणायाम ना करें, या फिर आपको कभी अटैक आ चुके हैं, माइल्ड अटैक वगैरह, तो इन सिचुएशन में भी आपके लिए ये वर्जित है। जिन लोगों के हार्ट की सर्जरी हुई है या कुछ वॉल्व या इम्प्लांट पड़ा हुआ है, तो वो भी इसका प्रयोग ना करें। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम जिन लोगों को, जैसे कि जिन लोगों के पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी इसका, जब तक लाइक जैसे ब्लड आ रहा है मोशन के साथ में, तो उन लोगों को भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। साथ साथ जिन लोगों को मींस जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, काफी ज्यादा हाई रहता है, तो उस सिचुएशन में भी आप कपालभाति प्राणायाम जो है वो ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर जैसे ज्यादा हाई नहीं रहता लेकिन थोड़ा एलिवेट रहता है आपका ब्लड प्रेशर, तो आप इसे बहुत ही धीमी गति से करें, जो मैं अभी आपको करके बताऊंगी कि धीमी गति से इसे कैसे किया जाता है। जैसे कि ये जो था ये बहुत ही स्लो मोशन में था, बहुत ही धीमे धीमे, कोई झटका नहीं, कोई तेजी नहीं। हाँ, अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो आप एक अच्छी स्पीड में इसे कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप धीमी गति से ही करें। अब मैं बात करूंगी कि क्या क्या रोग है जिनमें किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपको घुटने से संबंधित कोई दर्द है, या आपके घुटनों में गठिया की प्रॉब्लम है, या जोड़ों का दर्द रहता है बहुत ज्यादा, या फिर स्पाइन की कोई डिस्क की प्रॉब्लम है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, तो उन सिचुएशन में आप जमीन में चौकड़ी मार के ना करें। आप किसी आसन में, आई मीन चेयर में या हाइटेड उसमें बैठ करके कर सकते हैं। और करते वक्त बस ये ध्यान रखें कि आपकी स्पाइन इरेक्ट हो। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य बीमारी है या अन्य रोग है, या जैसे वेनस डिजीज है कोई, जिसमें वेरिकोस वेन्स की समस्या है या वेरिकोसील है, तो भी आप धीमी गति से करें और जमीन पे बैठ के ना करें, आप किसी चेयर वगैरह पे बैठ करके करें उस सिचुएशन में। अदर देन दैट, ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये सांसों के लिए, अस्थमा वालों के लिए, स्टमक के प्रॉब्लम्स वालों के लिए, साथ साथ जिन लोगों को फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, जिन्हें जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, उन सब सिचुएशंस में भी कपालभाति प्राणायाम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ओवरऑल अगर आप इसकी प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आपको इसके अनंत फायदे मिलेंगे। बट ये है कि आप इसे सही ढंग से करें और एक जो नियम है उसका पालन करते हुए करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए प्राणायाम पूर्णतः वर्जित है। प्रेगनेंसी में के दौरान इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें। और ये था इससे रिलेटेड सारी जरूरी बातें जो आपने इस वीडियो में देखी कि इसे कैसे करना है, इसका सही तरीका, किन लोगों में ये लाभदायक है और किन में ये नहीं करना चाहिए, और इसकी सही क्रिया। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें, और आपकी कोई भी अगर प्रश्न है तो जरूर पूछें, मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी, और इसे जरूर एक लाइक दे दें। स्टे ट्यून्ड गाइस, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। टेक केयर।